तो जैसा कि जया ने बताया कि हाइपोथेसिस इज द स्पेसिफिक टेस्टेबल स्टेटमेंट और प्रिडिक्शन दैट प्रोसेस ए रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स और ऑफर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ए फेनोमिना. It forms the foundation of research study by outlining what the researcher expect to find or demonstrate through the empirical investigation. तो जैसा कि हमने बताया कि हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास रिसर्च में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है आगे चल के, वो आपस में एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटिव हो सकते हैं. इस चीज़ का अगर कोई एग्जाम्पशन करके या कोई टेस्टेबल स्टेटमेंट अगर कोई देता है, प्रेडिक्शन देता है, तो वो बेसिकली हाइपोथेसिस बोला जाता है. ठीक है, तो हम लोग परिकल्पना बोलते हैं. परिकल्पना हाइपोथेसिस हम लोगों ने बहुत पढ़ा होगा जियोग्राफी की क्लासेस में. लाप्लास की परिकल्पना, हैरियस की परिकल्पना, तमाम तमाम जो है. तो ये है हाइपोथेसिस इन रिसर्च. अब देखते हैं कि हाइपोथेसिस कितने तरीके की होती है. हाइपोथेसिस का जो कार्य क्या होता है सबसे पहले ही हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य होता है कि गाइडिंग रिसर्च डिजाइन. मान लीजिए कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं. मैं मान लेता हूँ कि एक वेरिएबल हो गया कि एजुकेशन, एक वेरिएबल हो गया इनकम, या एजुकेशन या सोर्स ऑफ इनकम. मतलब कि हमारा जो इनकम का सोर्स है वो हमारे एजुकेशन को कैसे प्रभावित कर सकता है. तो इसको अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक प्री एज्यूम्ड जो है वो तरीका जो या स्टेटमेंट या एजम्पशन जो मैं मान लूँगा कि हो सकता है कि इनकम जो है एजुकेशन को पॉजिटिव रूप से जो है प्रभावित करता है. यानी कि जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम हो सकता है कि वो उतना ज़्यादा एजुकेशन जो है गेम करने में सक्षम हो सके. ये एक तरीके की हाइपोथेसिस. एक हाइपोथेसिस इसके विपरीत हो सकती है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड इनकम. इनकम और एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं. तो वो होता है हमारी शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो हाइपोथेसिस की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क होता है कि वो हमारे रिसर्च का एक फाउंडेशन तैयार करता है कि हमको रिसर्च आगे किस डायरेक्शन में करनी है. अब हाइपोथेसिस में ही दिक्कतें ये होती हैं कि पीछे हम लोगों ने जो पढ़ा था कन्फर्मेशन बायस. अब मान लीजिए कि हमने कोई हाइपोथेसिस जो फार्मुलेट कर लिया, एजम्पशन मैंने कर लिया, और कन्फर्मेशन बायस का शिकार होके मैं ये चीज़ भूल जाता हूँ कि हो सकता है कि मेरी हाइपोथेसिस जो है वो गलत भी हो सकती है या नल हाइपोथेसिस को भी फॉलो. तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं. इसके बाद फोकसेस इन्वेस्टिगेशन. अब मैंने कोई हाइपोथेसिस फार्मुलेट कर लिया, एजम्पशन बना लिया, तो ये क्या करेगी कि हमारे इन्वेस्टिगेशन को जो है किस डायरेक्शन में फोकस करना, ये सब तरीका जो है ये थोड़ा सा बताएगी. बाय प्रोवाइडिंग ए क्लियर डायरेक्शन ए हाइपोथेसिस guided the researcher efforts in the collecting relevant data and conducting experiment. इसके बाद टेस्टेबिलिटी एंड फॉल्सिबिलिटी. अब हाइपोथेसिस को हम लोग लास्ट में जो है टेस्ट करते हैं कि हमारी जो एग्जाम्पशन है वो सही है या गलत है. ए गुड हाइपोथेसिस आर टेस्टेबल मीनिंग इट कैन बी वेरीफाइड, reputed through the empirical evidence that characteristics in the essential for the scientific inquiry. Organized data analysis. अब हमको अगर हमारे पास जो भी डाटा है, अगर हम अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग को अगर करना चाहते हैं तो हमारे पास जो भी डाटा है उसको हम लोग अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे, और उसके बाद डाटा को एनालिसिस करने के बाद हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं. अगर हम लोगों ने थोड़ा सा पहले की क्लास को ध्यान दिया जाए तो जो क्वांटिटिव रिसर्च होता है खास करके उसमें हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं. ठीक है, तो ये जो कार्य हैं हमारे हाइपोथेसिस के हैं. क्लियर हुआ क्या सबको? ऑर्गेनाइज डाटा एनालिसिस फोर्थ वाला जो है कि हाइपोथेसिस का जो हम लोग टेस्ट करने वाले होते हैं, तो हमारे पास जो भी डाटा होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे रिसर्च में कैसे जो डाटा को एनालिसिस किया जाता है, उसको बहुत ही बेहतर तरीके से सिस्टमेटिक दर से ढंग से हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं. उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं कि क्वान्टिटिव ये सॉरी डिटेक्टिव रिसर्च, जो हम लोगों ने पढ़ा होगा कि डिटेक्टिव रिसर्च क्या होता है,
तो एक तरीके का क्वांटिटिव रिसर्च होता है, डिटेक्टिव रिसर्च में हम लोग क्वांटिटिव रिसर्च फॉलो करते हैं। तो वहाँ हम लोग किसी प्री गिवन थियरी को जो है टेस्ट करने के लिए या उसको प्रूव करने के लिए या उसको फॉल्स साबित करने के लिए तमाम तरीके के डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसको सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद उसको एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद जो है हम अपने हाइपोथेसिस को जो टेस्ट करते हैं कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाई है वो हमारी सही होगी या गलत हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का सबसे जो परिकल्पना का जो प्रकार होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो नल हाइपोथेसिस। जैसा कि मैंने बताया कि नल हाइपोथेसिस डिनोटेड एच जीरो, एच नॉट से इसको हम लोग एच जीरो या एच नॉट बोलते हैं, is a fundamental concept in hypothesis testing and statistical analysis within research. It represents the difficult assumption, default assumption or position that there is no relationship, influence or difference between the variables being studied. जैसे कि मैंने बताया कि नल हाइपोथेसिस जो है हमेशा सेम होता है। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? मैंने बताया कि इनकम और एजुकेशन ये हमारे दो वेरिएबल्स हैं। तो अगर हम इसका नल हाइपोथेसिस अगर फार्मुलेट करेंगे तो नल हाइपोथेसिस हमेशा यही बोलेगा कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एजुकेशन। शिक्षा और आय के बीच में कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे को किसी भी तरीके से कोई प्रभावित नहीं कर सकता। तो ये नल हाइपोथेसिस कोई भी हम अगर बताएं, जैसे कि हमने बताया कि वुमेन एजुकेशन एंड टाइम, तो इसका क्या होगा नल हाइपोथेसिस? बताइए, नल हाइपोथेसिस इसका क्या होगा? वुमेन एजुकेशन एंड टाइम। हाँ, ये होगा कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन एजुकेशन एंड टाइम। टाइम जो है किसी भी तरीके से वुमेन एजुकेशन को प्रभावित नहीं कर सकता, ये नल हाइपोथेसिस। तो ये नल हाइपोथेसिस की बेसिकली जो बात होती है एच नॉट, इसको शून्य परिकल्पना हम लोग बोलते हैं। कि मतलब कि परिकल्पना हम लोग कर ही नहीं रहे हैं, शून्य परिकल्पना कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी चर हैं, उनके बीच में कोई संबंध नहीं, वो एक दूसरे को किसी भी तरीके से ना तो मैनिपुलेट कर सकते हैं, ना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ना उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कि एक दूसरे से किसी भी तरीके से संबंधित नहीं है। तो ये क्या नल हाइपोथेसिस सर्व्स एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग, allowing researcher to evaluate whether observed result in the statistical significant or provide evidence against the default assumption। तो ये समझ में आया कि नल हाइपोथेसिस जो होती है क्या होती है? क्लियर है सबको? बाकी लोग ओके। अब देखते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसको हम लोग H1 से या HA से डिनोट कर। ये क्या होता है? इसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ए फंडामेंटल हाइपोथेसिस concept in the hypothesis testing within the research. It represent a statement that the contrary of null hypothesis। अब contrary का मतलब होता है विरोध, विरोध करने वाला। ठीक है। विरोध या विपरीत होता है, contrary का मतलब विपरीत होता है। To null hypothesis, the process that there is relationship effect difference between the variables be studied। The alternative hypothesis is essentially what the researcher want to investigate potential support with the evidence of the data analysis। बेसिकली वही बात है कि नल हाइपोथेसिस क्या बोला था कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एजुकेशन। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होगी ए या H1 जो होगी, वो बोलेगा कि नहीं नहीं, हो सकता है कि हमारा इनकम जो है, जिसके पास जितनी ज़्यादा इनकम होगी उसके पास उतनी ज़्यादा एजुकेशन। क्या हो सकता है कि एजुकेशन इनकम को जो है, या जिसके पास जितनी ज़्यादा इनकम होगी उसके पास उतनी कम एजुकेशन हो। तो बेसिकली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है कि ये कॉन्ट्रारी होता है हमारा नल हाइपोथेसिस का, एक विपरीत होता है। कि नल हाइपोथेसिस अगर बोलेगा कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन गिवन वेरिएबल्स, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलेगा? नो नो, देयर इज ए रिलेशनशिप विच कैन बी एजम्प्टेड इन दिस गिवन वेरिएबल। हमारे जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनके बीच में हम लोग एक रिलेशनशिप स्टेबलाइज कर सकते हैं,
अपनी रिसर्च के दौरान। तो ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम लोग H0 या H1 से जो है डिनोट करते हैं। क्लियर है सबको? ओके। बाकी उमा शंकर, अश्वनी और मधुस्मिता, आप लोगों को अब बात करते हैं कि जब हम लोग हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, जब उस समय कुछ एरर हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसको हम लोग को याद रखना होगा। टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है। ठीक है। अब हाइपोथेसिस जब टेस्ट किया जाता है अपने रिसर्च के लास्ट में, जब हम लोग को फाइंडिंग जो है मिल जाती है, तो उसमें एरर देखने को मिलता है, जिससे कि हमारे रिसर्च में जो कुछ गड़बड़ी देखने को मिलती है। तो जो टाइप 1 एरर होता है उसको हम लोग फॉल्स पॉजिटिविटी के नाम से जानते हैं, एफपी के नाम से जानते हैं, फॉल्स पॉजिटिविटी। इसका मतलब होता है कि दिस एरर अकर व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट वी इनकरेक्टली रिजल्ट इट इन द फेवर ऑफ द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब जैसे कि मान लिया कि कोई रिसर्च हमने किया और वहां पे जो हमारा नल हाइपोथेसिस कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन गिवन वेरिएबल, वेरिएबल्स 1 और वेरिएबल 2 के बीच में जो है कोई रिलेशनशिप हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन हम कन्फर्मेशन बायसनेस के शिकार होके ये बता देते हैं कि नहीं नहीं, नल हाइपोथेसिस जो है वो हमारी गलत है, और V1 और V2 में जो है एक रिलेशनशिप हमको देखने को मिल रहा है। तो टाइप 1 एरर क्या होता है कि हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो है सही, हमारे रिसर्च के दौरान जो है हमको कोई रिलेशनशिप जो है वेरिएबल्स के बीच में नहीं देखने को मिली, लेकिन हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं नहीं ये नल हाइपोथेसिस जो है गलत है। और हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, उसको सही साबित करने के लिए अपने नल हाइपोथेसिस को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। क्लियर है क्या? टाइप 1 एरर बहुत सिंपल है कि नल हाइपोथेसिस हमारा सही है, नल हाइपोथेसिस हमारा सही है, लेकिन उसको अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम लोग सही साबित करने के लिए नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। अब इसको हम लोग अल्फा, अल्फा से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई अल्फा। अगर हमसे ये टाइप 1 एरर बोल सकता है, अल्फा एरर बोल सकता है, तो टाइप 1 एरर का मतलब होता है फॉल्स पॉजिटिविटी, हमारा नल हाइपोथेसिस जो वो सही है लेकिन गलत साबित कर देते हैं। अब टाइप 2 एरर की बात करते हैं। टाइप 2 एरर में फॉल्स नेगेटिविटी हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि दिस अकर व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स बट वी फेल्स टू रिजेक्ट इट एंड इनकरेक्टली एक्सेप्ट इट। अब क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस हमारा गलत है, नल हाइपोथेसिस जो है वो हमारा गलत है। हमने जो नल हाइपोथेसिस बनाया था कि जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको रिजेक्ट करने के बजाय एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारा जो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस गलत है, हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो सही है। तो इस कंडीशन में हमारी फॉल्स नेगेटिविटी FN की, इसको हम लोग बीटा से जो है नोट करते हैं। इट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग टू रिजेक्ट ए फॉल्स नल, example failing to conclude that new drug is effective when it in fact it is effective। तो ये समझ में आया कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या होता है। थोड़ा सा ये हो सकता है कि ना समझ में आए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हाइपोथेसिस आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो ये टाइप 1 और टाइप 2 एरर भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो बताएगा टाइप 1 एरर क्या होता है, तो अच्छे से बता सकता है। सही उमा शंकर?
बताइए कोई अच्छे से जो बता सकता हो, समझ में आया हो जिसको। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा, एक एग्जांपल देके बता। जैसे कि मान लिया कि मैंने जो है कोई रिसर्च किया कि अपना रिसर्च में बता, मैं वुमेन एजुकेशन टाइम। सबसे पहले बताइए कि नल हाइपोथेसिस क्या होगी है। वुमेन एजुकेशन और टाइम एक दूसरे से संबंधित नहीं है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा कि वुमेन एजुकेशन और टाइम जो है एक दूसरे से संबंधित या एक दूसरे को कुछ ये प्रभावित कर सकते। ठीक है। अब जैसे मान लिया कि मेरा जो है फाइंडिंग है रिसर्च का, वो आ रहा है कि वुमेन एजुकेशन और टाइम जो है एक दूसरे से सही में जो है संबंधित नहीं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो हमने नल हाइपोथेसिस एज्यूम की वो सही है। ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि टाइप वन इरर कर देता हूँ, टाइप वन इरर कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को फेवर करने के लिए, वुमेन एजुकेशन और टाइम के बीच में रिलेशन है ही, मैं अपने सही नल हाइपोथेसिस को जो है रिजेक्ट कर दूंगा। मेरा नल हाइपोथेसिस गलत है। तो टाइप वन एरर ये हो गया कि हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को फेवर करने के लिए हम सही हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। आया समझ में। हम्म। नहीं नहीं, फाइंडिंग से ही मिलेगा। फाइंडिंग है। एरर का मतलब है कि कुछ जो है त्रुटि कर देता है अपने रिसर्च में। ठीक है। तो एरर वन का मतलब जो बेसिकली है कि नल हाइपोथेसिस हमारा सही है, लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं, बस इतना मतलब। फाइंडिंग जो हमारी होगी वो इस तरीके से हो सकती है कि वुमेन एजुकेशन और टाइम जो है किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटिव हैं। अगर हमको लग रहा है कि हमारे रिसर्च के फाइंडिंग में मिल रहा है कि वुमेन एजुकेशन को जो है टाइम कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है या प्रभावित कर रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस का पार्ट। ठीक है। लेकिन हमको जो है अपने फाइंडिंग में ये मिलता है कि वुमेन एजुकेशन को जो है टाइम किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं, के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं। ठीक है। जैसे कि मैं क्या मान लेता हूँ कि मैं जो है कर देता हूँ कि क्लाइमेट एंड वुमेन एजुकेशन ये हो सकता है कि एक दूसरे से संबंधित हों। लेकिन मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे नल हाइपोथेसिस जो फार्म किया, क्लाइमेट और वुमेन एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये हो सकती है कि क्लाइमेट जो है वो हो सकता है कि वुमेन एजुकेशन को जो है प्रभावित करे। जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो सकता है कि महिलाएं बाहर ना निकलें। तो मेरे फाइंडिंग में अब ये पता चल गया कि क्लाइमेट जो है वो वुमेन एजुकेशन को प्रभावित कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कहीं ना कहीं से अगर हमको कुछ ना कुछ रिलेशन अगर मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो हमने माना है वो सही है। अगर क्लाइमेट और वुमेन एजुकेशन का रिसर्च जो है हमारा दोनों जो है अलग अलग डायरेक्शन में,
क्लाइमेट और वुमेन एजुकेशन में कोई संबंध नहीं फाइंडिंग में, तो हम बोलेंगे कि हमारा नल हाइपोथेसिस। अब टाइप 1 एरर होता कहाँ है? एरर सबसे लास्ट में हमने पूरी फाइंडिंग्स जो है कर ली, और वहां पे हमको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है कि कौन सी हाइपोथेसिस हमारी सही है। अब मान लीजिए कि हमने जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के समय जो है थोड़ी सी भांग पी ली, या गलती हो गया कैसे, मैं बता रहा हूँ। हमने थोड़ा सा जो है नशा वशा कर लिया, और हमारा नल हाइपोथेसिस जो सही है, फाइंडिंग में दिखा रहा है कि क्लाइमेट और वुमेन एजुकेशन में कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमने भांग पिया और बोला कि नहीं नहीं, हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था वो सही है। अ, या हो सकता है कि हम कंफर्मेशन बायसनेस के शिकार हो जाएं, और अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम प्रूव करने पे ही लग जाएं कि नहीं नहीं, क्लाइमेट और वुमेन एजुकेशन का रिलेशन है तो है, हम साबित करके दिखाएंगे। तो उसको फेवर करने के लिए जो है, जो फाइंडिंग हमारी मिल रही है, नल हाइपोथेसिस हमारा सही बताया जा रहा है फाइंडिंग में, उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा टाइप 1 एरर। समझ में आया? तो बताइए टाइप 2 एरर क्या? टाइप 1 समझ में आया, तो टाइप 2 बस इतना बताएंगे कि आप ही लोग इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए टाइप 2 क्या है। वहाँ पे हमारी नल हाइपोथेसिस जो वो गलत होती है, और उसको हम लोग रिजेक्ट करने के बजाय जो है एक्सेप्ट कर। बताइए कौन डिस्क्राइब इसको कर। ये हो सकता। लेकिन इतना याद रखेंगे कि दोनों जो एरर है तो हमारा नल हाइपोथेसिस से ही रिलेटेड है। ठीक है, अगर नल हाइपोथेसिस सही है उसको हम लोग गलत साबित कर देते हैं, टाइप 1 एरर है। नल हाइपोथेसिस गलत है लेकिन उसको हम लोग सही साबित कर देते हैं, तो हमारा टाइप 2 एरर। जैसे कि गार्गी ने बताया कि कोवैक्सीन और एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ। कोवैक्सीन का बीच में आप लोगों ने सुना होगा कि जिन लोगों ने कोविशील्ड या कोवैक्सीन शायद लगवाया था, उनका हार्ट अटैक से में ऐसा कोई हुआ आप लोगों ने। तो ये दो वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, एक वेरिएबल हो गया कोवैक्सीन या कोविशील्ड, एक हो गया हमारा हार्ट अटैक। अब बताइए, अब यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या होगी? बताइए जल्दी से, नल हाइपोथेसिस के बीच में क्या होगा? हाँ, जो लोग हार्ट अटैक से मरे उनको कोई दूसरी, मतलब बेसिकली कोवैक्सीन या जो वैक्सीन है उसका हमारे हार्ट अटैक से कोई लेना देना। लेकिन अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बोलेगी? नहीं नहीं, मे भी हो सकता है कि वैक्सीनेशन और हार्ट अटैक का कुछ लेना देना हो, एक दूसरे से पॉजिटिवली या निगेटिवली रिलेटिव होंगे। ठीक है, तो अगर टाइप 1 एरर होता है, टाइप 1 एरर बताइए इसमें क्या हो सकता है? अब सुनिए सुनिए, एक बेहतर और एग्जाम्पल सुनिए। मान लीजिए कि दो
कोविशील्ड और इनके हार्ट अटैक के बीच में जो है दो पार्टियों ने अपना अपना रिसर्च कराया। एक बीजेपी ने कराया और एक जो है कांग्रेस पार्टी ने कराया, विपक्षी जो। तो टाइप 1 एरर कब होगा कि मान लीजिए कि कांग्रेस वाले ने जो रिसर्च कराया उसमें मिला कि कोवैक्सीन और हार्ट अटैक एक दूसरे से कोई रिलेटिव नहीं है, दोनों में हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस दोनों दोनों पार्टी के रिसर्च में सेम ही होगा। लेकिन जो कांग्रेस वाले ने कराया वो क्या बोलेगा, टाइप 1 एरर उसका क्या होगा कि कोवैक्सीन और वैक्सीनेशन और हार्ट अटैक का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये पार्टी की छवि को जो है ख़राब करने के लिए, बीजेपी की छवि को ख़राब करने के लिए ये अब बताएगा कि कोवैक्सीन और वैक्सीन और हार्ट अटैक का जो है लेना देना है, और जिसने वैक्सीन लगवाया उसी की जो है मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। तो ये एक तरीके का टाइप 1 एरर है कि रिसर्च में उसको तो मिल रहा है कि नहीं नहीं, वैक्सीन और हार्ट अटैक का कोई लेना देना नहीं है, तो वहाँ जो है वो अपने अल्टरनेट हाइपोथेसिस सही बताने के लिए नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देगा। अब वही मान लीजिए कि रिसर्च कराया बीजेपी वाले ने, ठीक है, और फाइंडिंग में मिलता है कि नल हाइपोथेसिस जो है हमारी रिजेक्ट हो गई और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारी सही है। मतलब कि ने जो माना था कि वैक्सीनेशन और हार्ट अटैक में कोई लेना देना नहीं है, ये गलत है। हमको मिल रहा है कि जिनने वैक्सीन लगवाई है उनकी हार्ट अटैक से जो है मृत्यु हुई है। तो बीजेपी वाली अपनी छवि को बताने के लिए जो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे कि नहीं नहीं, कुछ भी हो, हार्ट अटैक और वैक्सीन का कोई लेना देना नहीं है। तो वो हमारा टाइप 2 ही। अब समझ में आया क्या कुछ? तो फिर से थोड़ा सा जल्दी से बता, टाइप 1 और टाइप 2 ही। सिंपल सिंपल एकदम सिंपल। टाइप 1 एरर। हम्म। नल हाइपोथेसिस सही है लेकिन उसको हम लोग रिजेक्ट कर दे रहे हैं। बहुत अच्छा है। सेकेंड वाला में कहा है कि नल हाइपोथेसिस है गलत, नल हाइपोथेसिस जो है गलत है, लेकिन हम लोग उसको रिजेक्ट करने के बजाय एक्सेप्ट कर। नहीं नहीं, ये क्लियर हो गया ये। ओके। आगे हम लोग को पढ़ना है एपीआई स्टाइल ऑफ फिजिक्स राइटिंग। फिजिक्स राइटिंग के कुछ जो स्टाइल्स हम लोग, इससे पहले हम लोग देख लेंगे कि अब जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एपीआई स्टाइल से पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्केल इन रिसर्च, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, नल और अल्टरनेट। तो ही हाइपोथेसिस हमारे रिसर्च। कोई और कोई किसी और हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा है? नहीं नहीं, तो ये हाइपोथेसिस नल होता है एक अल्टरनेट। अल्टरनेट हाइपोथेसिस कई तरीके से फार्मुलेट, हाइपोथेसिस जब हम लोग रिसर्च में बनाते हैं तो चार पांच हाइपोथेसिस फार्मुलेट करते हैं। कुछ नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस तो हमेशा एक ही होती है, लेकिन अल्टरनेट हाइपोथेसिस कई सारी होती है। अब अल्टरनेट में है कि कोई दो रिलेशन और दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है, वो पॉजिटिवली एक दूसरे से संबंधित है या निगेटिव संबंधित। पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव, कई सारे अल्टर। टाइप ऑफ स्केल में हम लोग पढ़ेंगे कि नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, कर्वन स्केल, रेशियो स्केल, लिंकॉट स्केल और सेमेंटिक से जो क्वेश्चन पूछा गया है तो इस पढ़ेंगे कल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मेथड ऑफ एनालाइजिंग क्वांटिटिव डाटा, किसी क्वांटिटिव डाटा को हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं। उसके कुछ मेथड होते हैं जैसे क्लास क्रॉस टैबुलेशन मेथड,
उसके साथ में ट्रेंड एनालिसिस होता है, मैक्सिमम डिफरेंस एनालिसिस होता है। उसके बाद स्वाट एनालिसिस हम पढ़ेंगे, कॉन्जॉइंट एनालिसिस मेथड, स्वाट एनालिसिस मेथड, मेथड ऑफ ग्राउंडेड थियरी फ्रेमवर्क एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस, खास करके हम लोग पियर्सन कोफिशिएंट वाला देखे थे वो, मीडियन मोड, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव नेगेटिव स्क्यूनेस पढ़ेंगे। बाद हम लोग पढ़ेंगे कर्टोसिस के बारे में टाई, फायर टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, रिग्रेशन एनालिसिस, इनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे वेबसाइट एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो बेसिकली 2 से 3 क्लास जो है और लगेंगी हमको रिसर्च एप्टीट्यूड को समाप्त करने में। तो जिन लोगों का कोई भी चीज़ छूटा हुआ है तो पीपीटी देखिए या वीडियो देखिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो क्लास ओपन होने के पहले या क्लास ख़त्म होने के बाद में हम लोग बातचीत कर लेंगे कि सर इसमें थोड़ा सा डाउट है, आप हमें बता दीजिए। लेकिन हाँ हाँ, उसका मैं अभी प्ले लिस्ट आपको शेयर। ठीक है, फिर कल जो है, कल और परसों छुट्टी रखते हैं, परसों हम लोग मिलेंगे। ठीक है, या कल भी पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप लोग सहमत हो तो। ठीक है, कल कल जारी रखते हैं, परसों जो, और ठीक है डिस्कशन क्लास भी कल रखते हैं। डिस्कशन में आगे का जो चीज़ें